बिल्कुल, गाय है एक आदर्श बहू के लिए इससे बड़ा कॉम्प्लीमेंट क्या हो सकता है। मैं जा रहा हूँ, दरवाजा बंद कर लेना। आप उठोगी भी या टुकुर टुकुर देखती रहोगी? साली ने उठकर दरवाजा बंद कर लिया। इस तरह के अपमान के घूंट पीने की वह आदी हो गई थी। अब ठीक 10 मिनट बाद सामने वाली घर से शिखाजी निकलेंगी। उन्हें निकलते देखने का मोह वह संवरण नहीं कर पाती। साली ने खिड़की के पर्दे को जरा सा सरकाया और आंखें सामने वाली घर पर गड़ा दी। कलफ वाली कॉटन साड़ी, सौम्य मेकअप, अनभई मखमुद्रा, कंधे पर लटकी पर्स ओझल हो जाती तो अनायास साली कमरे में खोस पल्लू को मुक्त करके चेहरे का पसीना रगड़ रगड़ कर पूछती, ये लोग कॉलोनी में नए आए हैं, उस दिन पर्चे के लिए घर आए थे। बड़ी असहज हो गई थी साली। मैं शिखा गुप्ता। उस महिला ने श्रेष्ठता से उसे नमस्कार करते हुए पूछा, आपका नाम? जी, मैं शालिनी शर्मा। शालिनी ने अचकचा कर जवाब दिया। बुद्धू, बेवकूफ, गवार, मूर्ख, घर में नित्य सुने जाने वाले विभिन्न नामों के कारण अपना असली नाम याद करने में उसे काफी मशक्कत करनी पड़ी। साली, सालू मेरी छोटी बहन। हाँ, अपनी छोटी बहन को मैं इसी नाम से बुलाती हूँ। तुम्हें मंजूर है? जी। साली बुरी तरह हकला गई। इतने स्नेह से उसे किसी ने कभी बुलाया हो याद नहीं पड़ता। वह आपलक यूं ही ताकती रह गई, जैसे उस जैसी आयोग महिला पर किसी आश्चर्यजनक रूप से कृपा दान किया हो। शिखाजी हंसमुख और मिलनसार थी, पर व्यक्तित्व में जमीन आसमान का अंतर सालनी को उनसे दूर कर देता। फलता पर्चे यही तक सीमित रह गया। शाम को वही उबाऊ क्रम, योगेश जी का ऑफिस से आगमन, सालनी द्वारा चाय नाश्ता पेश किया जाना, पति का उसमें ढेरों नुकुस निकालना, सालनी के गवार पहनावे पर उबलना, सालनी का गर्दन झुका लेना, स्वयं को कोसना, फिर खाना, फिर मीन मेक और फिर जानलेवा रात। सालनी को परे धकेल दिया जाता। जिस तरह डिस्पोजेबल कप को इस्तेमाल के बाद तोड़ मरोड़ कर फेंका जाता है, शरीर का पोर पोर टीसने लगता। पर विरोध करना जैसे उसने सीखा ही नहीं था। जब से ब्याह कर इस घर में आई है, अपने लिए यही सुनती रही। मुंह में जुबान ही नहीं है, बिल्कुल गऊ है। एक आदर्श बहू के लिए इससे बड़ा कॉम्प्लीमेंट क्या हो सकता है। 4 भाई बहनों में दूसरे क्रमांक की सालनी को अपने भाई बहनों से युक्तपूर्ण और तात्विक संवाद करना तो अच्छी तरह आता था, पर माता पिता ने बुजुर्गों के सामने कम बोलने के संस्कार दिए थे, जिन्हें वह अच्छी तरह निभा रही थी। सास की दुलारी बहू पति की आग की किरकिरी बन रही, उसकी एक एक बात उन्हें काटने खाने दौड़ती। गुड़ भी अवगुण नजर आते। बढ़ती उम्र की बेटियों ने भी माँ को कभी सम्मान नहीं दिया। उनकी और योगेश की खूब घुटती थी। उन तीनों में वह कभी शामिल होने की कोशिश करती तो उसे चावल में कंकर सा निकाल कर अलग कर दिया जाता। अब ऐसी भी गई गुजरी नहीं थी। वह बीए द्वितीय वर्ष पास थी, परंतु इस कृतज्ञ लोगों की चाकरी बजाते बजाते कहीं की नहीं रही। समाचार कान पर पड़ते हैं, सुनते भी है। इतनी अज्ञानी भी नहीं थी कि समझ भी ना पाती, बस चर्चा नहीं कर पाती थी। अपने विचारों को प्रकट करना वह भूल ही गई थी। बरसों पहले जुबान बंद हो गई थी तो खुलती कैसे। उसकी शादी को अभी 3-4 दिन ही हुए थे। पति के मित्र ने उन दोनों को खाने पर बुलाया। कुछ और दंपति भी आमंत्रित थे। घर के बुजुर्ग से दूर हम उम्र के लोगों में उसे बड़ा खुला खुलासा महसूस हो रहा था। तरह तरह के विषयों पर चर्चा चल रही थी। वह अधिकार से भाग ले रही थी, अच्छी तरह स्वयं को प्रस्तुत कर रही थी। हंसी मजाक बातचीत में खाना कब खत्म हुआ पता नहीं चला। बड़े भाग्यशाली हो यार तुम, बड़ी बुद्धिमती पत्नी मिली है, एक मित्र ने कहा। योगेश की पीठ पर धौल जमते हुए दूसरे मित्र ने मजाक किया। बंदर के गले में मोतियों की माला। ठहाकों के बीच सालनी ने देखा कि योगेश के चेहरे की रेखाएं खिंचने लगी हैं। बगैर एक शब्द बोले वो दोनों घर आ गए। रात को अकेले में उन्होंने साली को एक
छत थप्पड़ रसीद कर दी। बहुत खीखी कर रही थी वहाँ, एक से जी नहीं भरता। लगा जैसे कानों में किसी ने पिघला शीशा डाल दिया हो। उस रात का वह अपमान आज भी वह याद करती है तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं। पति का सारा क्रोध उस पर बिजली बनकर टूट पड़ा था। पति पत्नी के प्रण को कोमल संवेदनाओं तार तार हो गई थी। एक सुंदर अनुभूति को अभिशाप के रूप में झेलने को यह विवश हो गई। पलंग के कोने में गुड़ी मुड़ी पड़ी सालनी देर तक सिसकती रही। योगेश कब के सो चुके थे, जुबान तक से लेकर आज तक खामोश है। संवेदनाओं ने बेहोश पड़े रहने में ही खैर समझी थी। मन के विचारों को 10 दिशाओं का आकाश देने के लिए बादल उसने उन्हें नियंत्रण के ताले में बंद कर दिया। आत्मा जड़ हो गई थी। इतने बोझ तले जी सकता है इंसान? शायद इसीलिए वह एक चेतनाहीन जिंदगी जी रही थी। अपना अस्तित्व सैन इसी रूप में उसने स्वीकार कर लिया। सिर्फ एक ही क्षण उसके स्थिर जीवन में हलचल मचा देता था। सामने से निकलने वाली शिखा जी का दर्शन ऊर्जा से भरपूर, आनंद से लबरेज, कल्पना से परे वह नारी व्यक्तित्व आज वह उसी घर की ओर आ रही थी। नमस्ते शिखा जी के अभिवादन के पर उत्तर में वह संकुचा कर बोली, आप तो बड़ी हैं, अभिवादन करके शर्मिंदा मत कीजिए। अच्छा, मैं तुम्हें सालू ही कहूँगी, जैसा हमने उस दिन तय किया था। वह हंसकर बोली, क्या तुम कभी घर से बाहर नहीं निकलती? जरूरत ही नहीं पड़ती, सामान ये ला देती हैं। घर में काम भी बहुत हो जाता है। काम का तो बहाना होता है हम औरतों का। दरअसल हम घर के बाहर निकलना ही नहीं चाहती। देखो, तुम्हारी दोनों बेटियों की शादी हो गई, अब घरेलू जिम्मेदारियां खत्म हो गई, लेकिन समाज के प्रति भी हमारी जिम्मेदारी है या नहीं? साली क्या कहती? उसे प्रतिभावान गरिमापूर्ण व्यक्तित्व की धनी महिला से उसकी क्या बराबरी? पति के अनुसार तो वह परले दर्जे की बेवकूफ है, जिसने घरेलू जिम्मेदारी भी अच्छी तरह नहीं निभाई। लेकिन वह करती भी क्या? अपने घर की ना सही, अपनी रसोई की भी वह रानी होती। एक बात तो थी, पर योगेश वहाँ भी चले आते। समाज सेवा कहाँ से होती? घर को अपना नहीं बना सकी, समाज को कैसे बनाती? शिखा जी के प्रस्ताव पर साली मौन रही। ताज्जुब था, ऐसी महिला उसके जैसे नगण्य निहायत घरेलू किस्म की महिला के साथ एक तरफा संबंध बनाए हुए थी। उस रात बरसों बाद साली ने कोई सपना देखा। उसने देखा शिखा जी उसका हाथ पकड़े रुई के फोहे जैसे बादलों में सैर करा रही थी। वह मुक्त थी, निर्द्वंद्व, सिर पर हमेशा लादे रहने वाला हीनता का बोझ ना जाने कहाँ गायब हो गया था। अगले दिन सुबह गलती से उसने चाय में शक्कर ज्यादा डाल दी। योगेश ने हमेशा की तरह उसे गाली दी, जाहिल कहीं की, चाय है या चाशनी? आज उनकी गाली को वह निर्लिप्त भाव से स्वीकार नहीं कर पा रही थी। अंतर में चिंगारी उठती हुई उसने साफ महसूस की, शिखा जी ने उसमें यह कैसा परिवर्तन ला दिया है। जिस मन को मृत समझकर उस पर टनों मिट्टी डाल चुकी थी, उसमें से ना जाने कैसे जीवन की धड़कने सुनाई दे रही थी। उस दिन योगेश घर लौटे तो बड़े चिंतित दिखाई दे रहे थे। क्या हुआ जी? उसने चाय का प्याला उसे पकड़ाते हुए विनम्रता से पूछा। मुझे ट्रेनिंग के लिए दिल्ली भेजा जा रहा है। 2 महीने की ट्रेनिंग है। अब तुम बिल्कुल अकेले यहाँ कैसे रहोगी? सालनी खुद भी फिक्रमंद हो गई, कभी भी अकेली नहीं रही। वह तुम ठहरी परले दर्जे की बेवकूफ, लापरवाही तुम्हारी नस नस में भरी हुई है। लौटूंगा तो पता नहीं मुझे घर दिखेगा या खंडर। सालनी क्या जवाब देती? इसका जवाब तो वह खुद भी नहीं जानती थी। और हाँ, बाहर के कामों के लिए 1-2 दोस्त को बोल दूंगा, वो लोग कर देंगे। ठेले वाले से सब्जी लेना, पर हिसाब ठीक तरह से करना, वरना पकड़ा दोगी उसे 100 का नोट और वापस लेना भी भूल जाओगी। जी जी करती रही सालनी। भीतर ही भीतर वह भी चिंतित हो गई थी।
योगेश के जाने के बाद शिखाजी ने उसे हिम्मत बधाई, फिर उसे डांट कर बोली, तुम इतना अपमान क्यों सहन करती हो? पत्नी पति को सम्मान देती है तो पति का भी फर्ज है कि अपनी पत्नी को सम्मान दे। पत्नी को सम्मान, या कैसी हैरत अंगेज बात थी। क्या आपके पति आपसे दबते हैं? साली अटपटा सा प्रश्न पूछ बैठी। पागल हो गई हो क्या? हम पति पत्नी है, एक रिश्ते के बराबर के साझेदार, एक दूसरे के गुलाम नहीं। पति पत्नी एक दूसरे के पूरक, साथी, मित्र, सहयोगी। ये कैसे अनोखे शब्द है। वह तो सिर्फ इतना जानती थी कि पति स्वामी है तो पत्नी दासी, पति पालन करता है तो पत्नी पालती, पति आश्रयदाता है तो पत्नी आश्रित, पति जीवन रस से भरपूर वृक्ष है तो पत्नी अमरवेल। शिखाजी हंसकर उसे उल्लाहना देती। बरसों से घर ही घर में रहकर तुम्हारा दिमाग जंग खा गया है। तुम भूल गई हो कि तुम पढ़ी लिखी हो, सिलाई बुनाई में माहिर हो। ये गुण कोई कम तो नहीं। कल से तुम मेरे साथ चलोगी। कहाँ? हाफ वो होम, जहाँ मानसिक रूप से विक्षिप्त महिलाओं को रखा जाता है। ऐसी महिलाएं जिन्हें उनके परिजन ठीक होने पर भी स्वीकार नहीं करते। लेकिन मैं क्या करूँगी वहाँ जाकर? तुम उनसे बातें करके उन्हें उनकी अंतर्वेदना से मुक्त करोगी, उन्हें एहसास दिलाओगी कि वो अकेली नहीं है, अपना हुनर सिखाओगी और साथ के अंधे कुएं से उन्हें बाहर निकालने की हर संभव कोशिश करोगी। लेकिन मुझे तो यह सब नहीं आता, यह तुम्हारा वहम है। तुमने मुझसे अपनी जिंदगी के बारे में विस्तार से बताया, तभी तो मुझे पता चला मुझसे नहीं होगा। वह नाना करती रही और शिखाजी कब खींचकर उसे ले गई, उसे स्वयं पता नहीं चला। वहां जाकर उसे पता चला कि वह कुछ लोगों के मुकाबले कितनी अच्छी स्थिति में थी। वो औरतें जो जीती जागती लाशें थीं, निराश और अवसाद की दलदल में प्रायः डूब ही चुकी थी, तिरस्कारित, बलात्कारित, अवहेलित, बहिष्कृत नारी प्रतिमाएं, संवेदनाहीन, अनुभूति शून्य, उन्हें सहारे की आवश्यकता थी। अकल्पनीय भीषण हादसों का सामना करके पत्थर हो गई थी वो। उन्हें देखकर शालिनी जैसे 28 वर्ष की नींद से जग उठी। उसे महसूस हुआ कि वह यह काम कर सकती है, क्योंकि उनके दुखों की भाषा उसके लिए भी अजनबी नहीं है। जख्म उनके जैसे गहरे नहीं है तो क्या, कांटों की वेदना तो उसने भी अनुभव की है। उसके सत्वाने देने के तरीके से शिखाजी भी अभिभूत हो गई। अब तो वह रोज ही शिखाजी के साथ हाफ वे हो जाने लगी। शिखाजी ने शालिनी का रहन सहन भी बदल दिया। जमाने की रफ्तार को समझाने का प्रयास करते करते वह उसी परवाह में आगे बढ़ चली थी। चेहरे के आहत उदास भाव कहीं तिरोहित हो गए थे। आजकल वह फोन पर योगेश से सधी हुई आवाज में बस इतना कहती, व्यर्थ चिंता ना करे, अपनी और का घर की सुरक्षा खुद करने में वह सक्षम है। घबराई हुई, अचकचाई हुई आवाज सुनने के आदि योगेश इस सधी हुई आवाज से भौचक्के रह जाते। इस दौरान गैस खत्म हुई, टेलीफोन, बिजली, पानी का बिल, इस तरह के बीसियों मौके आए जिसके लिए योगेश जी ने अपने खास दोस्तों को कह रखा था, लेकिन ऐसी नौबत ही नहीं आई। शिखाजी के साथ जाकर वह स्वयं ही सारे काम को कर आई। उसने देखा व्यर्थ वह इन सब कामों को हवा समझती रही, कुछ भी कठिन नहीं था। शिखाजी कहती, इस मामूली से लगने वाले कामों को भी स्वयं करने में आत्मविश्वास पैदा होता है। उस दिन हाफ वे ओम से लौटते हुए शालिनी का मन बेहद उदास था। बार बार आंखों के सामने उस 15 साल की मासूम बच्ची का चेहरा घूम जाता था। वह अपने नजदीकी रिश्तेदार की हवस का शिकार हुई थी। अनचाहे गर्भ को ढोती वह लड़की अपने ही माता पिता द्वारा ठुकराई गई थी। उसका कोई दोस्त ना होते हुए भी उसे ही सजा दी गई थी।
कसूरवार ने उसके माँ बाप को अपने दुष्कृत की मामूली कीमत चुका दी थी। क्या इन औरतों का समाज में वापस लौटना संभव है? हमारी कोशिशों का सुखद परिणाम निकलेगा या नहीं? साली चिंतित थी। हाँ सालू, तुम्हें देखकर मैं विश्वास पूर्वक कह सकती हूँ कि अपने अतीत की जातियाँ भूलकर वर्तमान की वेदना से उबरकर मुनासिब भविष्य का निर्माण किया जा सकता है। शिखा जी कुछ क्षण खामोश रही, फिर भावुक होकर गंभीरता पूर्वक बोली, समय कितना भी बदल गया हो पर आज भी ये औरतें साफ भोग रही हैं। ये अपनों द्वारा छली गई हैं। इनका आत्मसम्मान आहत हो चुका है। इनकी असीमता को पैरों तले कुचला गया है। रामचंद्र जी ने अहिल्या को घोर अवसाद से उबारा। हमें भी वही आदर्श अपने सामने रखना है। समाज से बहिष्कृत जड़ हो चुकी इन औरतों को चेतना जगानी है। शिखा जी आप सब कुछ कर सकती हैं। आपसे मिलने के पहले मेरी जिंदगी भी कुछ नहीं थी। आपने इर्द गिर्द छाई धुंध को मैं अपनी जिंदगी का सच समझ बैठी थी। धुंध के पार का उजाला मेरी दृष्टि से दूर था और आज भी तुम वही हो। मैंने सिर्फ तुमसे तुम्हारा परिचय करवाया है। योगेश जी के विभीषणों को ही तुम सच समझ बैठी थी। लेकिन सालू, व्यक्ति जब स्वयं प्रयत्न करता है तभी अपने अंधेरों से मुक्त हो पाता है। दूसरे उसे सत्वाना दे सकते हैं लेकिन हिम्मत उसे स्वयं जुटानी पड़ती है। मध्यम वर्गीय परिवारों में कई बार अहंकारी पुरुष अपने पत्नी के व्यक्तित्व को बौना बनाने में ही अपना पुरुषार्थ समझते हैं। तुम ही सोचो, समाज का आधा हिस्सा ही यदि चेतना शून्य होगा तो उसके ऊंचे उठने की कल्पना भी कैसे की जा सकती है। शिखा जी की बातों में जीवन की सच्चाई थी। 2 महीने बाद योगेश घर लौटे तो अपनी पत्नी को पहचान नहीं पाए। कहाँ गए वो लाचारी के भाव? उनके सामने तो एक तेजस्वी नारी खड़ी थी, सलीकेदार पहनावा और चेहरे पर गर्वीली मुस्कुराहट। वह तो उनकी पत्नी नहीं। आप जल्दी से नहा धो ले, खाना तैयार है। 1 बजे मुझे किसी काम से बाहर जाना है। शालिनी की इस अदा पर योगेश स्तब्ध होकर उसे देखते ही रह गए। उससे कुछ पूछने का भी साहस उसने नहीं हुआ। पागल, बेवकूफ, जाहिल, मूर्ख, आज उनकी जीप पर आने के लिए मचलने वाले सब आज पता नहीं कहाँ चले गए थे। योगेश को वो खोजने पर भी नहीं मिल रहे थे। वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए। चैनल पे नए हैं प्लीज सब्सक्राइब कीजिए।